कल्पामित सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, मेरा नाम काव्या तिवारी है और मैं अयोध्या से हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मधुमेह की बीमारी हमारे देश में लगातार अपने पैर पसार रही है और आज की डेट में अगर हम देखें तो शायद करोड़ों लोग इस बीमारी से परेशान हैं और ग्रसित भी हैं। अधिकतर लोगों में ये अवधारणा बैठ चुकी है या उन्होंने जबरदस्ती बिठा रखी है कि उनके मन में ये भ्रांतियां हैं कि मधुमेह जैसी बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हमें लाइफ टाइम इस दवाइयों पर रहना पड़ेगा, तमाम प्रकार के परहेज करने पड़ेंगे, अपनी मनपसंद की चीजें हम खा नहीं सकते। इस तरह की उनके मन में धारणाएं हैं और अगर हम उनसे जाकर के ये बात कहते हैं कि अब आप मधुमेह मुक्त हो सकते हैं, तो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोई अपराध कर दिया हो। तो साथियों, आज की ये जो हमारी मीटिंग है, ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस मीटिंग में हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय डॉक्टर आर के सिंह जी का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज उन्होंने हमें अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ जान पाएंगे कि कल्पामेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और अपने जीवन में किन किन चीजों का ध्यान करके मधुमेह मुक्त जीवन जिया जा सकता है। तो साथियों, आज हमें उनके द्वारा बताई गई सारी चीजों का बहुत ही ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है और उसको अपनी डायरी में नोट डाउन भी करना है, जिससे हम फील्ड में रहते हैं तो हमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है और हमारे पास जवाब नहीं होता। तो अगर हम कुछ चीजें अगर हम नोट डाउन करेंगे अपनी डायरी में, तो हमें याद भी रहेंगी और हमें बताने में आसानी भी होगी। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। कल्पामित परिवार के हमारे जितने भी सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं और जो किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन सब लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही हम अपने कल्पामित मैनेजमेंट को का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने इस कल्पामित के यात्रा में एक बहुत बड़ा मिशन को जोड़ा है, मिशन को सम्मिलित किया है, डे 1 से सम्मिलित किया है और उस मिशन का नाम है मधुमेह मुक्त समाज। वाकई सुनने में बहुत अटपटा लगता है, मधुमेह मुक्त समाज, जहाँ पे एक तरफ सुबह से शाम हमें हमारे दिमाग में इस बात को बिठाया जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन पर्यंत हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। और डायबिटीज के साथ जीने में परेशानी क्या है? हम डायबिटीज के साथ जीने के लिए तैयार हैं, पर समस्या क्या है? आप सब लोग इस बात का तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि 15 साल 20 साल जाते जाते अब डायबिटीज के कारण लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, आंख से देखने में परेशानी हो रही है, उसके बाद पूरे पैरों में दर्द रहता है, पूरे पैरों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, थोड़ा सा काम करने पे थकान लगता है। मतलब लिटरली आप देखेंगे तो जीवन एक बोझ जैसा हो जाता है, जबकि हमारे परवरदिगार ने, हमारे ईश्वर ने इस जीवन को दिया है सेलिब्रेशन के लिए। और इसके लिए जो कल्पामित है, इस चीज को समझते हुए 2018 में ही उन्होंने सनातन संस्कृति का जो धरोहर है, जो स्तंभ है, उस लाइन को हम एक बार फिर से दोहराते हैं आपके सामने। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। हमारा जो कंपनी है बस इस एक आधार स्तंभ पे टिका हुआ है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सुखी हों और स्वस्थ हों। अब आप देखें, ये संस्कृत में है सर्वे भवन्तु सुखिना। हिंदी में मैं बताता हूँ, पहला सुख निरोगी काया। देखिए, हमने बताया सर्वे भवन्तु सुखिना, सुख किसको कहते हैं? तो पहला सुख निरोगी काया। तो हमें इस बात पे चर्चा करना है, हमें इस बात को समझना है। हम आज यहाँ पे
विमर्श करने के लिए आए हैं आपके साथ, अपने कल्पामित परिवार के साथ हम विमर्श करने के लिए आए हैं। और इस विमर्श के उपरांत एक मंथन होगा, एक समुद्र मंथन होगा। उस समुद्र मंथन से अमृत निकला था। उसी प्रकार से आज विमर्श के दौरान आप पाएंगे कि हम लोग मंथन करेंगे और इस मंथन से एक अमृत निकालेंगे और उस अमृत का नाम होगा EMR, जो प्रभावी रूप से हमारे डायबिटीज पे काम करेगा। पर EMR के साथ वाकई जो लोग ऐसा कहते हैं कि मधुमेह मुक्त जीवन जीना आसान नहीं है या असंभव है, असंभव नहीं है, संभव तो है। क्योंकि अभी आप मुझसे पूछेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को इस अभियान के द्वारा हमने अक्रॉस ग्लोब, आज के दिन में हमारा जो ये अभियान है मधुमेह मुक्त समाज का अभियान, ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। पहले लोग कहते थे जब हमने शुरुआत किया था कि इस तरह का अभियान, अमेरिका इतना विकसित देश है, अमेरिका में नहीं है आज तक इस तरह का अभियान चलता है, तो वहां पे नहीं चलता है तो यहाँ से ये अभियान अमेरिका पहुंच चुका है। ये अभियान आज के दिन में यूके में है, जर्मनी में है, नीदरलैंड में है, तो यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच चुका है ये अभियान। पर ये अभियान तभी पहुंचता है जब, जैसा कि अभी कैब्रे जी ने बताया कि हम अभी विमर्श करेंगे, इस विमर्श को हम कितनी गहनता से सुनने का प्रयास करते हैं और सुनने के बाद उसको कितना आत्मसात करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हम मधुमेह मुक्त समाज में कितना योगदान कर रहे हैं। सुनना एक विषय है, समझना एक विषय है, और इन दोनों के निचोड़ से जो निकलता है उसको हम आत्मसात करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये आधे घंटे 45 मिनट आप समय दान मेरे नाम पे कर दें, डॉक्टर RK सिंह के नाम पे समय दान कर दें, और हम जो भी चर्चा करेंगे उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। जो एक्टिव हमारे मेंबर हैं, कुछ चीजों को लिखने की जरूरत होगी तो उनको लिख भी लेंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि वाकई मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं क्या। पर मधुमेह मुक्त जीने से पहले हमें इस बात को समझना है कि हमें स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है। इसमें सबसे पहले आता है शारीरिक श्रम। हर हाल में सप्ताह में 5 दिन हम लोग को सुबह में टाइम निकाल के, चाहे हमें डायबिटीज है या हम स्वस्थ हैं, हर हाल में हमें सुबह में टाइम निकालना है, सप्ताह में कम से कम 5 दिन, और 30 मिनट से 60 मिनट वॉकिंग के लिए निकल जाना है। अब देखिए 30 से 60 मिनट बहुत लंबा गैप है। 30 से 60 मिनट ये लंबा गैप इसलिए है कि हम 1 to 1 पेशेंट के साथ डील नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक सार्वजनिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो 30 मिनट उनके लिए है जिनको, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, एज बहुत ज्यादा है, उनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उनके लिए 30 मिनट है। पर जो हेल्दी लोग हैं उनको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा वॉकिंग करना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे कि आप कितना देर करते हैं, तो जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ 60 मिनट, तो मैं करीब करीब 70 मिनट वॉकिंग करता हूँ सुबह में। मैं यदि मैं हूँ, ऑफ कोर्स महीने में 15 दिन मेरा ट्रैवलिंग रहता है, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, तो ट्रैवलिंग में मुझे मुश्किल होता है। पर यदि मैं अपने ऑफिस में हूँ, हेड ऑफिस में हूँ, तो आप मान के चलेंगे कि मैं 70 मिनट्स वॉकिंग करता हूँ। जबकि उम्र देखेंगे तो मेरा एज 56 है, आई एम 56, पर वॉकिंग में करता हूँ। क्यों? क्योंकि उम्र से इसका मतलब नहीं है, इसका रिलेशन है कि आपको हार्ट, किडनी, लीवर का कोई प्रॉब्लम है क्या। हार्ट, किडनी, लीवर का प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से 1 घंटा वॉकिंग कीजिए। तो सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है ऊर्जा, और तीसरा आता है पोषक तत्व। अब आप देखेंगे शारीरिक श्रम के बारे में मैंने आपको बताया, ऊर्जा और पोषक तत्व के लिए ईश्वर ने खाने का प्रावधान किया है। आज के दिन में हम लोग खाए जा रहे हैं जो भी हमारे पास आता है। अभी समोसा आ जाएगा, समोसा खा लेंगे, अभी बटाका बड़ा आ जाएगा, बटाका बड़ा खा लेंगे, अभी चाउमीन आएगा, चाउमीन खा लेंगे, मैगी आएगा, मैगी खा लेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा कि
खाने में हमें कितना ध्यान रखना है, कितनी सावधानी बरतना है, उस पे मैं आपके ध्यान में लाता हूं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माखन चोर। उनका एक नाम, उनके कई नाम है, उसमें एक नाम है माखन चोर। अब हमें सोचने की जरूरत है, इस पे चिंतन करने की जरूरत है कि उनका नाम माखन चोर क्यों है। भगवान श्री कृष्ण क्या चोरी कर सकते हैं? जो जगत गुरु है, जो जगत के पालक है, तो किसी ने उनको नाम माखन चोर बुलाया, मतलब उन्हीं के द्वारा प्रेरित है, उन्हीं के द्वारा प्रेरित है कि ये मेरा नाम माखन चोर हो। माखन चोर के द्वारा आप देखिए कि माखन कैसे बनता है। माखन मीन्स मक्खन, बटर। कैसे बनता है, कितनी विधि के बाद। पहले दूध आता है, दूध को उबालते हैं, फिर उसमें से क्रीम निकालते हैं, फिर क्रीम को रखते हैं, फिर उसको हम लोग मथते हैं, मथने के बाद मक्खन निकलता है, और फिर उसका सेवन भगवान श्री कृष्ण करते थे। अब यहाँ मक्खन का मतलब ये है पोषक तत्वों का सार। मक्खन क्या है? पोषक तत्वों का सार। खाने के पहले हम क्या खा रहे हैं, हमें कम से कम 5 बार सोचना चाहिए कि हमारे सामने जो पड़ा है वो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने में हमें 2 चीज इंश्योर करना है कि ये हमारे लिए उचित है, और दूसरा, इसमें पोषक तत्व है कि नहीं है। हमारे लिए उचित है, पोषक तत्व है कि नहीं है, और इसमें फाइबर है कि नहीं। बदलते परिवेश में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। फाइबर मीन्स रेशा। तो ये 3 बातों का इंश्योर करना बहुत जरूरी है। पहला, ये हमारे लिए उचित है। दूसरा, उचित इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी है, और कुछ ऐसा भोजन आ रहा है जिसमें नमकीन पहले से ज्यादा है, उसमें नमक ज्यादा है, तो हमारे लिए उचित नहीं है। यदि हमें डायबिटीज है और हमें चीनी वाला चाय मिल रहा है, तो हमारे लिए उचित नहीं है। तो हमें ये देखना है उचित है कि नहीं है। उसके बाद उसमें कितना पोषक तत्व है, और तीसरा, कितना उसमें फाइबर है। फाइबर लेना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि हम जो खाना खाते हैं बदलते परिवेश में, उसका जो खाना हम खा रहे हैं उसका उद्देश्य है कितना टेस्टी है, और दूसरा पेट भर के खाना है। अभी से हमें समझना है और इसको बदल देना है कि खाना खाना हमारे लिए उचित है, इसमें पोषक तत्व कितना है, और तीसरा, इसमें फाइबर है कि नहीं है। अब फाइबर का मतलब आपको मैं ध्यान मिलाऊं कि मुख्यतः 3 भोजन है जिसमें फाइबर है। पहला, अंकुरित अनाज। दूसरा, सलाद। तीसरा, फ्रूट्स। इन 3 में आप देखेंगे तो फाइबर होता है। अब डायबिटीज पे हमें चर्चा करना है, तो पहले हमें समझना होगा ऊर्जा क्या होता है। जो हमने बताया ऊर्जा और पोषक तत्व, तो ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा की क्या महत्ता है। ऊर्जा की इतनी महत्ता है, एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो जो हम जीवित हैं उसका आधार है प्राण, और प्राण का दूसरा नाम ऊर्जा है। प्राण का दूसरा नाम ऊर्जा है। अब इसी से आप समझ लें कि ऊर्जा हमारे लिए कितना जरूरी है। अब हमने खाना खाया, और खाना आप कुछ भी खाएंगे तो आप देखेंगे खाने में प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, और फैट होता है, और 5वां कार्बोहाइड्रेट होता है। खाना कुछ भी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा। खाना खाने के बाद, पचने के बाद, कार्बोहाइड्रेट शुगर बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर बन जाता है। शुगर इसलिए बनता है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर इसलिए बनता है कि हमें जो ऊर्जा चाहिए उसका मुख्य स्रोत शुगर होता है। अब शुगर से ऊर्जा कैसे बनता है? शुगर से ऊर्जा हमारे शरीर में लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा अंग है, उसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्वादुपिंड। अब अग्नाशय में आप देखेंगे, पैनक्रियाज में कई एक प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम होता है एक हार्मोन निकालने का, जिसका नाम है इंसुलिन। हम सब लोग जानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज से 25 साल पहले लोग इंसुलिन के बारे में नहीं जानता था, पर आज इंसुलिन हर कोई जानता है। तो इंसुलिन निकालता है, और इंसुलिन का काम होता है वो शुगर बनने के बाद हमारे ब्लड में घुल जाता है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। इंसुलिन का काम है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा देने का। क्योंकि ऊर्जा किसको चाहिए? ऊर्जा सेल्स को चाहिए। हमारा शरीर सेल से बना है,
जो इकाई है सेल्स है, तो ऊर्जा हमारी इकाई को चाहिए। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा देना। पर शुगर के पहुंच जाने मात्र से शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है, उसमें ऊर्जा में तब्दील होने के लिए उसको टूटना पड़ता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइज होना। मेटाबोलाइज होना पड़ेगा। तो मेटाबोलाइज कैसे होगा? मेटाबोलाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो आप देखेंगे कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, इसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, हिंदी में इसे प्राण वायु कहते हैं। ये प्राण वायु हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड का एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचा देता है। अब सेल्स में शुगर पहुंच गया और ऑक्सीजन पहुंच गया, तो ये ऑक्सीजन जो है सो शुगर को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने का मतलब हुआ शुगर को तोड़ेगा, शुगर मेटाबोलाइज होगा और शुगर ऊर्जा में तब्दील होगा। अब आप देखेंगे कि शुगर में 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। शुगर 3 एलिमेंट से बना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो हमने जो बाहर से ऑक्सीजन लिया और शुगर का ऑक्सीजन ऊर्जा में तब्दील होता है। हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया और शुगर का हाइड्रोजन पानी में तब्दील होता है। जब हम मेहनत करते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, तो आप देखेंगे पसीना गिरना शुरू होता है। क्यों पसीना गिरता है? क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ऊर्जा की जरूरत होगी, जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर टूटेगा, और जितना शुगर टूटेगा, शुगर 3 एलिमेंट से बना है तो 3 चीजों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊर्जा बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी बनेगा, ऑक्सीजन कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा। अब आपके ध्यान में आ गया कि ऊर्जा की कितनी जरूरत है हमारे जीवन में। क्योंकि ऊर्जा है तो हम जीवित हैं। अब डायबिटीज क्या होता है? किसी कारण से, कारण भी मैं चर्चा करूंगा, अभी केवल हम समझेंगे कि किसी कारण से बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता था वो डीजेनरेट होना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया, उसका नंबर घटना शुरू हो गया। तो इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकलेगा। क्यों मरना शुरू हुआ, वो जैसा मैं बताया हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बीटा सेल के डीजेनरेशन होने से उसका नंबर घट गया, और नंबर घटने से इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है। और जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा। ये पहला कारण है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में इंसुलिनोजेनिक कहते हैं। इंसुलिनोजेनिक कहते हैं। इंसुलिनोजेनिक का मतलब होता है कि हमारे जो पैनक्रियाज है, बीटा सेल है, वो इंसुलिन को प्रॉपरली सफिशिएंटली नहीं सेक्रेट कर पा रहा है। दूसरा आता है वो है इंसुलिनोट्रॉपिक। इंसुलिनोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि हमारे ब्लड में इंसुलिन तो है, पर इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो उस परिस्थिति में भी ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचेगा। और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। पर यहाँ पे आज हमारे परिवार के सदस्य इस छोटी सी बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। हम इस बात को समझने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ने का मतलब हुआ हमारे हार्ट को, किडनी को, लीवर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। और परिणाम क्या होगा कि हार्ट, किडनी, लीवर धीरे 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 करके डैमेज होना शुरू हो जाएगा। हार्ट है, किडनी है, लीवर है। अब आपके ध्यान में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड का शुगर में जाना और एनर्जी बनना। अब हमने बताया आपको कि इंसुलिन सही से नहीं बन पाता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे आप देखेंगे प्रमुख रूप से जो कारण आता है, एक जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है हमारा जीन ऐसा है, डीएनए, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से जो हमारे जीन आता है। दूसरा आता है शारीरिक श्रम में कमी आना, जो हमने चर्चा की शुरुआत में ही बताया था कि वॉकिंग करना, हर हाल में हमें घर से बाहर निकल जाना है, तो शारीरिक श्रम में कमी आना। तीसरा है हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो जाना। आज के दिन में हम लोग खाना खा रहे हैं, 2 रोटी की जगह हम लोग 3 रोटी खा रहे हैं, खाने में कोई कमी नहीं है। पर खाने में जो पोषक तत्व चाहिए था, मिट्टी में आज के दिन में नहीं है। मैं कुछ पोषक तत्वों का नाम लेके आपको बताऊंगा जो हमारे डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। उसमें आता है क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम। इनका आप मिट्टी का टेस्ट कराएंगे तो मिट्टी में क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम है ही नहीं। और हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है। अब खाने में पोषक तत्व नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे हमारा बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमने कारण में क्या बताया,
पहला बताया आपको जेनेटिक्स, दूसरा हमने बताया आपको शारीरिक श्रम में कमी आना, तीसरा खाने में पोषक तत्वों की कमी होना, और चौथा हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। जब टॉक्सिन लेवल ज्यादा बढ़ हो जाएगा तो बीटा सेल उसके कारण जो है सो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से बीटा सेल डीजेनरेट होता है। तो टॉक्सिन कहाँ से बढ़ता है? तो टॉक्सिन बढ़ने का मुख्य कारण है आज के दिन में हवा का दूषित होना। हम लोग छोटी छोटी बातों पे तनाव ग्रसित होते हैं। जीवन, ईश्वर ने जीवन को दिया है सेलिब्रेट करने के लिए, कि आप सेलिब्रेट करो, आनंद में रहो। जब भी रहो तो आपका, भले ही हमारा और आपका नाम अलग अलग है, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अलग अलग नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पर मूल रूप से हमारा एक ही नाम है, और उसका नाम है चिदानंद। चिदानंद हमारा और आपका मूल रूप से ईश्वर परवरदिगार के हिसाब से हमारा नाम है चिदानंद। यहाँ पे नाम आप देखेंगे तो अलग अलग आता है, मेरा भी नाम अलग है, डॉक्टर आर.के. सिंह, पर मूल रूप से मेरा नाम क्या है? मूल रूप से मेरा नाम है चिदानंद। मतलब हमको और आपको हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। पर आज के दिन में मैं देखता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसके लिए हम स्ट्रेस लेते हैं, हमने किसी को बुलाया था 12 बजे, वो किसी कारण से 12:30 बजे आ गया, हम उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। तो आप देखेंगे कि टॉक्सिन बनने का मुख्य कारण है, पहला हवा का दूषित होना, दूसरा स्ट्रेस होना, और तीसरा हमारे जो फल और सब्जी है उसपे हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके कारण टॉक्सिन बनता है, और टॉक्सिन के कारण बीटा सेल डीजेनरेट होता है। अब आपके ध्यान में आ गया कि बीटा सेल क्यों डीजेनरेट होता है। अब इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे मुख्यतः 3 कारण है, जिसमें पहला कारण आता है कोलेस्ट्रोल। यदि कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। दूसरा है हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है एसिड का रहना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। एसिड का हमारे आंतों में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? जो खाना का टुकड़ा हम खाते हैं उस खाने को लीवर नहीं पचा सकता है, तो फिर वो कैसे पचता है? एसिड उसको ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में ले आता है। आंत में जाने पे जब भोजन हमारा आंत में जाता है तो जो एसिड है वो हमारे खाने को, जो रोटी है, चावल है, सब्जी है, उसको ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में ले आता है, और जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो लीवर उसको पचा पाता है। तो आप देखिए कि एसिड का रहना बहुत जरूरी है। पर कहाँ रहना जरूरी है? आंतों में। हाइपर एसिडिटी में क्या होता है कि एसिड हमारे आंतों से निकल के ब्लड में आ जाता है, जब ब्लड में आ जाता है तो उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो एसिड के आने से भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो पहला कारण हुआ कोलेस्ट्रॉल, दूसरा कारण हुआ हाइपर एसिडिटी, और तीसरा कारण अगेन टॉक्सिन, कि टॉक्सिन का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। अब आपके ध्यान में आ गया ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे निर्माण होता है, आपके ध्यान में आ गया डायबिटीज के कारण क्या क्या है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में हमारी अपनी जो शिक्षा थी, हमारा सनातन का जो शिक्षा था, हमारा जो अपना आयुर्वेद था, हमारा जो अपना मेडिसिनल प्लांट्स का ज्ञान था, उसके ऊपर एक आवरण डाल दिया गया, उसको ढक दिया गया, और हमें ये बताया गया कि जीवन में यदि स्वस्थ रहना है तो आपको केवल एक दवा खाना पड़ेगा। ये फीवर है तो पैरासीटामोल खाइए, डायबिटीज है तो ग्लिमिप्राइड खाइए, ऐसे करके आप टैबलेट खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और हम अपनी ज्ञान को भूल गए। पर पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि आयुर्वेद को लेके जो हमारा अपना निधि है, भारत की निधि है आयुर्वेदा, भारत की निधि है हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसका ज्ञान, उस ज्ञान को हम लोगों ने निकालना शुरू किया। अब पहले हम एलोपैथ की बात करेंगे। मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सारा पैथी मानव हित के लिए है, पर विशेषकर आप देखेंगे जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस है उसमें एलोपैथ का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस का मतलब होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, माइग्रेन हेडेक, थायराइड और पेट से संबंधित बीमारी। इन बीमारियों में इनका एलोपैथ दवा का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत लिमिटेड रोल है, और भी निगेटिव है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका रोल निगेटिव हो जाता है। तो फिर होता क्या है
हमने आपको बताया कि हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया, और पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 न्यूट्रिशन की जरूरत थी। और यहाँ पे दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, जो समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द होता है केमिकल, जो एलोपैथ दवा बनता है उसको हम लोग केमिकल कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। और एक वर्ड होता है फाइटोकेमिकल, PHYTO, फाइटोकेमिकल। दोनों में अंतर ये है कि केमिकल इंसान बनाता है, मानव निर्मित होता है, आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है। और फाइटोकेमिकल वो सारा तत्व पौधा में पाया जाता है। हमें जरूरत है उन पौधों को आइडेंटिफाई करना, और उस पौधे को आइडेंटिफाई करके उनमें से वो सारे तत्वों को निकालना। अब देखिए कि हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, और केमिकल में एक लिमिटेशन आता है। एन नंबर से आप ज्यादा यूज करेंगे, नंबर का मतलब 8-10 से ज्यादा आप यूज करेंगे तो शरीर में लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है सो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा कि डायबिटीज तो केवल कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि एलोपैथ में, केमिकल में ये संभव ही नहीं था कि पैनक्रियाज रीजनरेट होता है। और इसके कारण उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात को फैला दिया, सुबह से शाम, अपने एमआर के द्वारा, अपने डॉक्टर के द्वारा, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा इस बात को हमारे दिमाग में वो गढ़ दिया गया कि डायबिटीज से हम फ्री नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? डायबिटीज कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बीटा सेल को रीजनरेट कर ही नहीं सकता, उसमें वो क्षमता नहीं है कि बीटा सेल को रीजनरेट होगा। तो उन्होंने हमें हमारे दिमाग में भर दिया कि डायबिटीज कंट्रोल होता है। इसलिए आज के दिन में आप देखेंगे तो सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, डायबिटीज फ्री नहीं होता है, डायबिटीज तो केवल कंट्रोल होता है। अब देखिए कि चूंकि वहां पे संभव नहीं था तो उन्होंने एक सॉल्ट बनाया जिसका नाम है ग्लिमीप्राइड। ग्लिमीप्राइड का काम केवल और केवल होता है जो बचा हुआ बीटा सेल है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बीटा सेल का नंबर हर दिन घटता जा रहा है, तो जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको ग्लिमीप्राइड जाके स्टिमुलेट करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन निकालो। समस्या है कि बीटा सेल का नंबर घट रहा है, डीजेनरेट हो रहा है। तो समाधान क्या होना चाहिए? बीटा सेल को रीजनरेट करना चाहिए, बीटा सेल को रीजनरेट करना चाहिए, समाधान होना चाहिए। पर उस पर नहीं काम हो रहा है एलोपैथ में। अब आप खुद सोचिए कि समस्या है कि बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, तो समाधान रीजनरेट होना चाहिए, तो एलोपैथ में संभव नहीं है। तो कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से उन्होंने एक शब्द को गढ़ दिया कि डायबिटीज कंट्रोल होता है, डायबिटीज फ्री लाइफ नहीं जी सकते हैं। और फिर हम लोग उसमें जीना शुरू कर दिए। एक वक्त आया कि हम कुछ साथियों के साथ मिलके और भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार मतलब उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके सहयोग से हम लोगों ने 2.5-3 साल तक रिसर्च किया, और करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे हम लोगों ने एक स्टडी करना शुरू किया कि इनका रिजल्ट कैसा था। अच्छा, हम लोगों ने जो स्टडी किया उसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका आयुर्वेद में चर्चा नहीं था, फिर भी हमने उनको एक पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट्स को मानते हुए उस पर स्टडी करना शुरू किया। और वो स्टडी, जैसा मैं बताया, करीब 2.5-3 साल तक चला। और 2.5-3 साल चलने के बाद हम लोगों ने मोटे तौर पे 3 पौधा को आइडेंटिफाई किया। पौधा मतलब मेडिसिनल, औषधीय पौधा। यहाँ पौधा जब मैं चर्चा करूंगा तो आपके ध्यान में रहना चाहिए मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधा को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहला है स्टीविया रिबॉर्डियाना, जिसको कि अपने देश में मीठी तुलसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, अच्छा मीठी, तो मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको आपके ध्यान में लाऊं कि जो स्टीविया है वो, उसको एक दुष्प्रचार करके ये बताया गया कि स्टीविया केवल नेचुरल स्वीटनर, शुगर फ्री है। चूंकि इस दुष्प्रचार के पीछे फार्मास्यूटिकल कंपनी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं है, इसके पीछे चाइना है। क्योंकि चाइना जो है सो आपके ध्यान में है, मार्केटिंग जैसे मार्केटिंग में उनके इतना एग्रेसिव कोई है नहीं। और चाइना का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसा है, जो स्टीविया है उसके कई एक स्पेसीज होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके कई एक स्पेसीज होते हैं। तो स्टीविया के भी कई एक स्पेसीज हैं, जिसमें एक स्पेसीज है जहां पे उनका नेचुरल स्वीटनर का कंटेंट ज्यादा है। और संजोग से चाइना का जो क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पे दूसरे तीसरे स्टीविया के स्पेसीज को सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो उनके यहाँ जो सपोर्ट होता है वो होता है केवल जिसमें नेचुरल स्वीटनर ज्यादा है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात को एक फैला के रखा है कि स्टीविया केवल और केवल एक नेचुरल स्वीटनर है।
जबकि उसके ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें औषधीय गुण पाया जाता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में हैं, और इंडिया को 16 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। और मैं आपके ध्यान में लाऊं कि स्टीविया राजस्थान के सर्टेन पार्ट और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सर्टेन पार्ट को छोड़ दें तो पूरे भारत में स्टीविया कल्टीवेशन हो सकता है। मेडिसिनल, जैसे आप हम लोग जो फार्म पे लगाए हुए हैं, तो हमारे यहाँ आप आएंगे तो दोनों लगा हुआ है, स्टीविया जिसमें नेचुरल स्वीटनर ज्यादा है और स्टीविया जिसमें मेडिसिनल औषधीय गुण ज्यादा है। तो दोनों स्पीसीज है, चूंकि जो मैं बताया कि वी आर ब्लेस्ड वन कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का सॉयल, यहाँ का वाटर उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक पौधा है मीठी तुलसी, उसको आइडेंटिफाई किए। दूसरा पौधा का नाम है सौरोपस एंड्रोगाइनस, बोलचाल की भाषा में उसका नाम ही है मल्टी विटामिन प्लांट। और तीसरा है नाइजेला सेटिवा। नाइजेला सेटिवा का वो हम लोग हिंदी में कलौजी कहते हैं। तो इन 3 पौधों को आइडेंटिफाई करके और इनसे एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोडक्ट हमने बनाया जिसका नाम है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। नाम से ही आपके ध्यान में आ रहा है कि जो एनर्जी मैनेजमेंट करता है उसको वो रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में जो तंत्र एनर्जी को मैनेज करता है उसका वो रेगुलेटर के रूप में काम करता है। तो अब आप देखें कि EMR का काम क्या है। हमने ये बताया कि बीटा सेल डीजनरेट होता है, तो EMR में चूंकि वो पौधों से निकाला गया है तो उसमें वो सारे 27 के 27 फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, फाइटोकेमिकल है। अच्छा, नेचुरल आप निकाल के फाइटोकेमिकल्स की एक मैं खूबसूरती बताता हूँ, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। जैसे हमने केमिकल में बताया कि एक लिमिटेशंस आ जाता है कि n नंबर से ज्यादा यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान करेगा। पर यदि फाइटोकेमिकल्स है और आप ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई किए हैं जो पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक हो, ये एक शोध का विषय होता है। तो ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई करना जो आपस में सिनर्जिस्टिक हो, तो फाइटोकेमिकल्स एक साथ 25, 30, 50, 60, 100 जाने दे, 100 से ज्यादा भी उसमें फाइटोकेमिकल्स रहेगा तो शरीर को कुछ ना कुछ लाभ देगा, नुकसान नहीं हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में जन्म लिए, हमारी शिक्षा एक ऐसे देश में हुई जहां पे हमें जानने को, समझने को और पढ़ने को मिला मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। और ह्यूमन एनाटॉमी तो चलिए कहीं पे भी हमारी पढ़ाई हो जाती है। तो हम लोगों ने उस ज्ञान को मेडिसिनल प्लांट्स पे जो हमारी स्टडी हुई उसको देखते हुए और ह्यूमन एनाटॉमी को देखते हुए, ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब हुआ कि हमारे पैनक्रियाज को कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, और फिर जैसा मैं बताया कि रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट आया। तो EMR करता क्या है? EMR शुगर का दवा नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको कि उससे शुगर कम नहीं होगा। जैसे आप ग्लिमिप्राइड खाएंगे और 2 घंटे के बाद अपने ब्लड शुगर मापेंगे तो आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। तो EMR शुगर का दवा नहीं है। पर करता क्या है? करता वो है कि हमारे जो तंत्र खराब हो गया है उसको जाके वो रिपेयर करता है। मतलब बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया है तो EMR बीटा सेल के नंबर को बढ़ा देगा। 2 दिन 5 दिन में नहीं, एक टाइम लगता है। पर आपको रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाता है सेकेंड वीक से। सेकेंड वीक से पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमें इसके फायदे हो रहे हैं। पर 6 महीने से 12 महीने जाते जाते बीटा सेल को रीजनरेट करता है। दूसरा हमने आपको बताया कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, किसके कारण? कोलेस्ट्रोल के कारण, हाइपर एसिडिटी के कारण, और तीसरा टॉक्सिन के कारण। अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि EMR हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रोल को मैनेज करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, कोलेस्ट्रोल और एसिडिटी ऐसा चीज है कि आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि किसी बंदे को पता चले कि इनको एसिडिटी हो गया, आप EMR देंगे, उनका एसिडिटी जो है सो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, आप EMR देंगे तो उनका जो कोलेस्ट्रोल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। टॉक्सिन का आपको पता नहीं चलेगा, पर ये 2 चीज का आप टेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखें कि डायबिटीज के जो मूल कारण थे कि इंसुलिन का कम बनना या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाना, EMR ये दोनों पे काम कर रहा है। पर इससे आगे की बात मैं करता हूँ। पूरी दुनिया में जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात होती है तो केवल लोग इंसुलिन की सेंसिटिविटी या इंसुलिन के सिक्रेशन पे चर्चा करते हैं। पर डायबिटीज होने के कुछ समय के बाद 10 में 6% आपको ऐसे मिलेंगे जिनका हेमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। हेमोग्लोबिन लेवल कम होने का मतलब हुआ कि अब ऑक्सीजन सही तरीके से सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन का काम था, सॉरी, हेमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, पर हेमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। EMR
ये मार हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। मतलब हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे अंग या हमारे तंत्र प्रभावी रूप से काम करते हैं, ये मार उन सारे तंत्र पे प्रभावी रूप से काम करता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम कहते हैं कि हम डायबिटीज फ्री, क्योंकि जब बीटा सेल रीजनरेट होगा तो इंसुलिन सही तरीके से निकलेगा। इंसुलिन जब सही तरीके से निकलेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ गया है, तो इंसुलिन शुगर को सेल्स में पहुंचाएगा। तो हम इसको जो एक 6 महीने से 12 महीने का फेज आएगा, उसमें हम डायबिटीज फ्री करते हैं। पर कभी 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 आप देखेंगे कि हमने कुछ लोगों का मैसेज आता है कि हमने 6 महीना लिया और 6 महीना लेने के बाद आपने जैसा बताया था वैसा हमें परिणाम नहीं मिल रहा है, ऐसा मैसेज आता है ग्रुप में। तो हमें इस बात को समझना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें 6 महीना तक वेट ही नहीं करना है। 2 महीने के अंदर में यदि आपको लगता है कि हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ भी मत करें, केवल विटामिन डी का रिपोर्ट निकाल के भेज दें। अब अभी बीच में कुछ इस तरह का मैसेज गया हुआ था कि किन्हीं को फायदा नहीं हुआ था, तो उनका कहना था, हमने हमारे जो डायबिटिक एडवाइजर हैं, उन्होंने लिखा कि आप विटामिन डी का रिपोर्ट भेजो। तो वो सवाल करते हैं कि विटामिन डी का यहाँ पे क्या रोल है? अब क्या रोल है तो डॉक्टर और एक्सपर्ट को रिलेट करेगा ना, एक आम जनता नहीं करेगा। आप जब यही देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब आप एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बिना जरूरत का भी वो 25 आपसे रिपोर्ट निकलवाते हैं। 25 रिपोर्ट कहेंगे निकालने के लिए, उन्होंने कहेंगे एक्सरे करा लो, आप ये करा लो, वो करा लो, आप सब कराते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हाँ हमें डायबिटीज फ्री करना है, हम घर पे आते हैं, हम फ्री सलाह आपको दे रहे हैं। अभी जो हम लोग सलाह दे रहे हैं, कैसा देते हैं, हम फ्री में सलाह दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर सलाह, ये हमारा रेदर ये माने कि हमारा रिसर्च है, ये हमारा डेडिकेशन है कि हमने आइडेंटिफाई करके रखा है कि ये मार्च से आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं और उसका भी मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पे बैठे। आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। विटामिन डी कम है तो विटामिन डी को कैसे बढ़ाएं, वो हम मार्गदर्शन देने के लिए बैठे। तो आप देखेंगे कि ये मार जब आप लेते हैं तो बीटा सेल रीजनरेट हो रहा है और इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, तो हम 6 से 12 महीना जाते जाते हम डायबिटीज फ्री होते हैं। तो डायबिटीज फ्री में और डायबिटीज कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? डायबिटीज कंट्रोल में एलोपैथ का दवा खा रहे होते हैं, शुगर लेवल शायद कंट्रोल है, उसके बाद भी हमें शारीरिक तकलीफ होता है। और डायबिटीज की जो शारीरिक तकलीफ है उसको हमने 2 भाग में बांटा है। एक भाग को हम कहते हैं पीडीसी, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरा भाग है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होगा आपके पिंडलियों में दर्द रहेगा, जो काफ मसल्स है उसमें दर्द रहेगा, बैक मसल्स में दर्द रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा और शारीरिक क्षमता काम करने का धीरे 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 आपका घटेगा। इसको हम लोग कहते हैं पीडीसी, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। जब ये कंटिन्यू करता है तो 2 से 20 साल जाते जाते अभी आपके हार्ट को, किडनी को, लीवर को, आपके आंख को, कान से सुनने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ये सारा धीरे 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 आपको प्रभावित करता है, इसका क्षमता घटने लगता है। हार्ट का आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके पूछे कि भाई साहब आपके यहाँ हार्ट के पेशेंट है, उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं? 10 में 8। आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं, आप जाके पूछे कि भाई साहब आपके यहाँ कैंसर के जो पेशेंट हैं उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं? 10 में 8। मतलब इस तरीके से हमें वो निष्प्रभावित कर देता है। और डायबिटीज फ्री का मतलब क्या होता है? डायबिटीज फ्री का मतलब होता है 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई करेंगे तब जाके हम कहेंगे कि डायबिटीज फ्री हुआ। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन सा है? पहला, ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज में आना। और ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज का मतलब मोटे तौर पे हमें ध्यान रखना है, फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे, सॉरी, और पीपीबीएस, पोस्ट प्राइमरियल ब्लड शुगर जो खाना खाने के बाद आता है, वो 160 के नीचे है तो हम डायबिटीज फ्री कहेंगे। तो ये मान लेने के बाद आपका ये है। दूसरा, हमारा जो एलोपैथ दवा है या इंसुलिन है, वो समय के अंतराल के साथ वो धीरे 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 वो घटेगा और एक समय आएगा कि बंद हो जाता है। तीसरा, हमारी जो शारीरिक क्षमता काम करने का है वो पहले जैसा वापस आता है। चौथा, जो हमने तकलीफ बताया था आपको कि यहाँ पे तकलीफ आता है, यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे तकलीफ है, वो तकलीफ निकल जाता है। और पांचवा,
यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलता है। नहीं तो आप सुनते होंगे यूरिन से शुगर बाहर निकलता है। अब देखिए कि ये जो हम बता रहे हैं, जहां पे दुनिया में ये कहा जाता है, WHO का कहना है, WHO भी इस बात को मानती है कि, WHO किस लिए मानती है? क्योंकि वो एलोपैथ बेस्ड है कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। पर हमारे पास जो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली आई एम नॉट ए मार्केटिंग मैन, मैं कोई मार्केटिंग का आदमी नहीं हूँ, आई एम बेसिकली टेक्निकल पर्सन। और मैं इस रिसर्च में जुड़ा रहा हूँ। जब ये रिसर्च हुआ था तो उस रिसर्च का मैं एक अभिन्न अंग था। तो आप देखेंगे कि बीटा सेल रीजनरेट होता है, इसका हमारे पास साइंटिफिक रिपोर्ट है। जो मैं बात कर रहा हूँ उसका एक साइंटिफिक एविडेंस है। पर आज के दिन में एक समय था कि मैं साइंटिफिक एविडेंस लेके चलता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे क्या 10 में 10 लोग होते थे जो आपको कहते कि नहीं, बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है डॉक्टर साहब, ये संभव नहीं है। तो मैं रिपोर्ट लेके चलता था। और उस रिपोर्ट की कमी थी कि वो बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स होते थे। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो उसमें काफी टेक्निकल वर्ड्स होते थे, लोग नहीं समझते थे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तीन महीने पहले, मई महीने की बात है, दिल्ली से एक सज्जन का हमारे ऊपर हमारे परिवार के सदस्य ने हमें कनेक्ट कराया। उनको डायबिटीज है और उनका पैनक्रियाज का फंक्शन कितना आ गया था? 0.07। अब देखिए, जैसे हमने टेस्ट के बारे में बताया कि ब्लड शुगर के टेस्ट मोटे तौर पे हम लोग 4 टेस्ट को जानते हैं। कौन कौन से टेस्ट को जानते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। दूसरा जानते हैं PPBS, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। तीसरा जानते हैं RBS, रैंडम ब्लड शुगर। और चौथा हम जानते हैं, उसका नाम है HbA1c। HbA1c जो है 3 महीने का एवरेज निकाल के देता है। केवल ये 4 के बारे में जानते हैं। पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और वाकई चाहते हैं कि नहीं, मुझे डायबिटीज से यदि कोई ऐसा चीज है तो मुझे तो डायबिटीज से बाहर आना है। तो मई महीने में हमने उनको बताया कि आ, आप अपने पैनक्रियाज के फंक्शन का टेस्ट कराएं। और उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट वो थोड़ा सा महंगा होता है, पर जिनको मैं बताया कि जिनको बाहर निकलना है वो कुछ भी करने को तैयार है। तो उन्होंने सी पेप्टाइड टेस्ट कराया। तो उनके सी पेप्टाइड टेस्ट मई महीना में आया था, पैनक्रियाज का फंक्शन 0.07। मेरी बात को गौर से सुनेंगे, उनके पैनक्रियाज का फंक्शन मई महीना में आया 0.07। और हमने उनको शुरू में ही बताया था कि 3 महीने के पहले आप मुझे कॉल या किसी भी चीज के लिए मुझे फोन नहीं करेंगे, आप मुझे संपर्क करेंगे तो 3 महीना के बाद ही, 3 महीना के बीच में आप हमें कॉल नहीं करेंगे। और हमने उनको EMR, कल्पविटा और मोरिंगा का जो अपना प्रोडक्ट है, ये 3 देने के लिए मैंने बताया था। 0.07 को ऐसा माना जाता है कि नगण्य हो गया, शून्य हो गया। 0.07 पैनक्रियाज का फंक्शन शून्य हो गया। उन्होंने मुझे बताया, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो दिल्ली के जितने भी बड़े हॉस्पिटल, चाहे आप मेदांता का नाम ले ले, जिसका मर्जी नाम ले ले, और उन्होंने मुझे सबमिट किया कि सारे डॉक्टर का कहना है कि अब आपका पैनक्रियाज रिवाइव नहीं होगा। हमने बताया कि हमें प्रयास करना है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि नहीं हम तो कर देंगे। हमने उनको बताया कि हम प्रयास करेंगे, हमें 3 महीने आप प्रयास करके देखें। और 3 महीने के बाद डिट्टो 5 मई को मेरी उनसे बात हुई थी और 5 अगस्त को उन्होंने रिपोर्ट निकाल के हमारे पास भेजा। अच्छा, मैं बताऊं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कितने सेंसिबल होते हैं कि आप देखेंगे तो रिपोर्ट निकलता है तो आज के दिन में 20-20 पेज का, 25 पेज का रिपोर्ट निकलता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायबिटीज से रिलेटेड जो मैं बताया था उसका बजाते एक्सेल सीट बना दिया। एक्सेल सीट में मई महीने में उनका ब्लड शुगर कितना था, उनका HbA1c कितना था, उनका पैनक्रियाज का फंक्शन जो मैं बताया 0.07, और फिर अगस्त में उसी पैरामीटर्स को लिख दिए। तो मुझे पूरा रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो जो उनका पैनक्रियाज का फंक्शन 0.07 था वो बढ़ के 0.14 हो गया। उनके लिए और उनके डॉक्टर के लिए ये, उनका कहना था कि उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 0.07 से बढ़ के 0.14 हो गया। तो पैनक्रियाज का फंक्शन देखिए, ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं अब साइंटिफिक जो एविडेंस है मेरे पास वो मैं लेके अब नहीं कहीं घूमता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल में ऐसे ऐसे
सज्जन हैं जो हमें ये डाटा प्रोवाइड करते हैं, और ये डाटा इतना इजी होता है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। एक्सेल शीट का डाटा को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। तो आप देखें कि जो लोग कहते हैं कि पैनक्रियाज रीजनरेट नहीं होता है, पैनक्रियाज रीएक्टिवेट नहीं होता है, उसका अब तो इस तरह के हमारे पास प्रूफ आना। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया, क्योंकि ये अभी अभी है, इसके पहले कई एक एग्जांपल है जहां पे हमने, पर हम सी पेप्टाइड का टेस्ट वहीं पे करवाते हैं लोगों से जहां हमें लगता है कि लोग समझने के लिए तैयार है। कहीं कहीं पे लोगों के पास पैसा होता है, पर उसके बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं होते। अभी पिछले कुछ समय पहले, पिछले साल की बात है, कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट नहीं है, ये जो मैं पेशेंट बोल रहा हूँ इंसुलिन डिपेंडेंट। पर एक साल पहले एक डिप्टी कलेक्टर हैं गुजरात में, भरूच में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, पर जब उनको पता चला, मैं उनसे चर्चा में बताया कि हमारे पैनक्रियाज के फंक्शन का टेस्ट, उन्होंने बताया कि, हमसे पूछा कि साहब सारा टेस्ट तो होता है, लेकिन पैनक्रियाज के फंक्शन का टेस्ट हो सकता है क्या? मैं बोला जरूर होगा, आप सी पेप्टाइड टेस्ट कराएं। उन्होंने सी पेप्टाइड का टेस्ट कराया और मुझे भेजा, और फिर उन्होंने ईएमआर कल्पेविटा लिया। वहां पे हमने केवल 2 प्रोडक्ट बोला था, ईएमआर और कल्पेविटा, और 3 महीने के बाद उनके पैनक्रियाज के फंक्शन बहुत इंप्रूव हो गए थे। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो डॉक्टर के यहाँ जाना, अपने जो उनके फैमिली फिजिशियन थे, उनके जहाँ जाना, बीइंग ए डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दिया था। किससे? डर से। कौन से डर से? क्योंकि डॉक्टर बोल दिया था कि अब आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, तो हमें, हमारे पास कोई दवा नहीं है, हमें इंसुलिन का आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और मैंने भी देखा था कि उनका जो दवा था, वो जो मॉलिक्यूल था, वो सब हाईएस्ट और एडवांस था। अब उसके बाद कोई एलोपैथ में दवा नहीं बच जाता है इंसुलिन के अलावा। जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू किया, और 6 महीने पहले, मतलब लेने के 6 महीना जाते जाते उनका एलोपैथ का दवा हाफ हो चुका था। तो आप देखिए कि डायबिटीज फ्री का मतलब होता है ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज में आना, एलोपैथ दवा का धीरे धीरे घटना और बंद हो जाना, इंसुलिन धीरे धीरे बंद होगा। किसमें? ध्यान रखेंगे, इंसुलिन बंद होगा केवल टाइप 2 में, टाइप 2 इंसुलिन में, टाइप 1 में नहीं। टाइप 1 यंग बच्चे को होता है, 25 साल से नीचे। तो इसका बंद होना। तीसरा, हमारे यूरिन से शुगर का बाहर नहीं निकलना। चौथा, हमारी जो शारीरिक तकलीफ है, जो मैंने बताया, कंस्टिपेशन है, यहाँ पे दर्द, उसका निकल जाना। और पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता पहले जैसा वापस आना। अब आप खुद बताएं। अच्छा, मैं दूसरी बात जाने दूं, आज की बात मैं बताता हूँ। आज मुझे दिल्ली से फोन आया था। एक सज्जन है जो मुझे याद नहीं था, बाद में उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज से करीब 3-4 महीना पहले उनका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया था, एलोपैथ दवा ले रहे थे, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और केवल 3 महीने में उनका एलोपैथ दवा बंद हो गया है, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया है, और बहुत खुश थे। केवल इसको समझने के लिए मुझे फोन किए थे कि अब मैं ईएमआर कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आ चुका है, और मैं एकदम, जो शारीरिक तकलीफ थी वो खत्म हो गया है। पर ईएमआर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसा मैं बताया, कि उसमें न्यूट्रिशन है जो हमारे पैनक्रियाज को देता है, और पैनक्रियाज डे इन डे आउट लेता है, तो हमें कंटिन्यूअस लेना है। जैसे मेरे केस में, मैं पिछले 12 साल से ले रहा हूँ ईएमआर, मैं 12 साल से ले रहा हूँ, जबकि प्रभु की कृपा और आप लोगों की शुभेच्छा से मैं नॉन डायबिटिक हूँ, डायबिटीज फ्री नहीं, मतलब डायबिटीज हो के मैं उससे बाहर नहीं निकला हूँ, मैं नॉन डायबिटिक हूँ। पर डायबिटीज फ्री होने के लिए ईएमआर के साथ देखिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? मोटे तौर पे 5 है। 5 सावधानियों को बरतेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि हम डायबिटीज फ्री होंगे। तो कौन कौन सा 5 सावधानियां हैं? सबसे पहले जो मैं बताया, वॉकिंग। सुबह में हमें टाइम, सप्ताह में कम से कम 5 दिन, 30 मिनट से 1 घंटा। एक सुबह के बाद, शाम में खाना खाने के बाद, शाम मतलब रात में जो हम खाना खाते हैं, उसके बाद भी 10 से 20 मिनट, रात में केवल 10 से 20 मिनट, आप चाहें तो 10 मिनट करें। पर रात में खाना खाने के बाद जब हम टहलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम एकदम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे धीरे, नहीं तो रिफ्लक्स होगा, फुट जो है सो रिफ्लक्स होगा। तो आराम से, पर हमें 2 बार चलना है। तो पहला आ जाता है वॉकिंग, 2 बार हमें करना है। दूसरा आता है खाना पीना। खाने पीने पे मोटे तौर पे हमें ध्यान देना है कि उसमें कितना खाने में फाइबर है। और फाइबर 3 आइटम में, ईटेबल आइटम में फाइबर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में हम क्या क्या खा सकते हैं? तो हम मूंग को खा सकते हैं, हम चना को खा सकते हैं, हम मूंगफली को खा सकते हैं। मूंगफली में केवल एक बात का ध्यान रखना है कि एट ए टाइम 10-12 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है मूंगफली। क्यों? क्योंकि मूंगफली में फैट बहुत ज्यादा होता है, कैलोरी ज्यादा होता है, उससे वेट बढ़ेगा।
तो 10 बपन आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे, आपको मूंग अच्छा लगे मूंग लें, चना अच्छा लगे चना लें, मूंगफली, पर मूंगफली का मात्रा लिमिट में रखना है। तो अंकुरित अनाज को खाना है, खाना खाने बैठे तो ग्रीन सलाद को खाएं और फ्रूट्स, दोपहर के समय आप फ्रूट्स खाएं। अच्छा, कभी कभी ये लगता है कि नहीं, हमें तो स्नैक्स की आदत हो जाती है कि हम बिस्किट लेते हैं, हम ये लेते हैं, अब हमें डायबिटीज हो गया, या डॉक्टर ने हमें बोला कि हेल्दी लाइफ जीना है, तो मंचिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ जो बोलते हैं। तो मंचिंग के लिए सबसे अच्छा माना गया है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना थोड़ा सा आप उसको खाएंगे तो एक तो आपका टेस्ट भी अलग हो जाएगा, फल से टेस्ट अलग है। या शाम के समय विशेषकर जब हम चाय पीने बैठते हैं, तो हमें उस समय फ्रूट्स खाने की शायद इच्छा ना हो, अंकुरित अनाज खाने की इच्छा ना हो, सलाद खाने की इच्छा ना हो, तो भुना हुआ चना थोड़ा सा हम लेके उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, चना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, तो उसको हम भून के खा सकते हैं और वो वाकई आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो खाने में हमें ध्यान रखना है, आप जो भी खाना खाना चाहते हैं आप खाएं, पर उसमें आप सुबह का शुरुआत करें अंकुरित अनाज से, खाना खाने के समय आप ग्रीन सलाद लें और फ्रूट्स का समावेश करें। फ्रूट्स में लोगों के मन में कई बातें रहती हैं कि कौन से फ्रूट्स खाना है, कौन से फ्रूट्स नहीं खाना है। सारे फ्रूट्स को खाना है, केवल 5 फ्रूट्स है जिसका सेवन एक सीमित मात्रा में करना है, आदर्श मात्रा में करना है। वो है आम, केला, चीकू, सीताफल, अंगूर। खाना है पर सीमित मात्रा में खाना है। सब्जी में सारे सब्जी को खाना है, केवल आलू के सब्जी का सेवन सीमित मात्रा में करना है। और आलू का कॉम्बिनेशन हम चावल के साथ, कुक्ड राइस के साथ नहीं रखेंगे। गेहूं के आटे में यदि हो सके तो कोई दूसरा ग्रेन को हम मिला दें तो और अच्छा, जैसे गेहूं के आटे के साथ हम चना को मिला दें, हम जौ को मिला दें, हम बाजरा को मिला दें, हम ज्वार को मिला दें। और ज्वार बाजरा में आप देखेंगे कि उनके तासीर अलग अलग होते हैं, जैसे ज्वार का तासीर शीत होता है और बाजरा का तासीर गर्म होता है। बाजरा का तासीर गर्म है तो ठंड के समय में हमें खाना चाहिए, और ज्वार का तासीर जो है सो शीत होता है। इसको ध्यान में रखते हुए बाजरा और ज्वार को हम मिला के रोटी हम खाएंगे। बाकी खाना आप अपनी मर्जी से खाएंगे, हमारी तरफ से कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। केवल इतना जरूर आग्रह है कि हमें सलाद को खाना है, अंकुरित अनाज को खाना है। हेलो, हमें चौथा, ये पहला हो गया शारीरिक श्रम, दूसरा हो गया खाना पीना, तीसरा सोना। सोने के लिए हम सब लोग सोते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सोना इंपॉर्टेंट है, समय को समझना। 11 बजे के आजू बाजू हमें सो जाना चाहिए। उसके हमारा शरीर जो बना है वो प्रकृति के हिसाब से बना है, तो रात के 11 बजे के लगभग हम लोग को सो जाना चाहिए। तो सोना इक्वली इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है ध्यान लगाना या 10 बार ओम का उच्चारण करना। ध्यान लगाना या 10 बार सुबह और शाम ओम का उच्चारण करना। और पांचवा आता है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 10 मिनट सूर्य स्नान करना, सूरज के किरण से स्नान करना। जब ये 5 चीज आप अपनाते हैं तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि हम डायबिटीज फ्री जीवन जिएंगे। तो हम सब लोगों को मिल के, हम सब लोगों के आज देखेंगे तो हम करीब 150 लोग यहाँ पे हैं। ये 150 लोग से मेरा आग्रह है, करबद्ध विनती है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और मैं सतत तैयार रहता हूँ आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए कि कहीं पे भी कोई आपको परेशानी है तो मैं चूंकि हमने अपने जीवन को समर्पित किया है। डायबिटीज के अलावा मैं दूसरा कोई बीमारी पे काम नहीं करता हूँ, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो माइग्रेन हेडेक हो। मोटे तौर पे अब कोई अनन्य लोग आ जाते हैं तो हम उनको आप मार्गदर्शन करते हैं, हार्ट का भी मार्गदर्शन करते हैं, किडनी का भी करते हैं। पर मोटे तौर पे यदि मैं 16 घंटा काम करता हूँ तो मेरी बात पे आप यकीन करें 15 घंटा से ज्यादा हम केवल डायबिटीज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो 150 लोग आज उपस्थित हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध विनती है कि हम लोग कम से कम इस संदेश को 100 लोगों तक पहुंचाएं। तो 15,000 जो आज अभियान चल रहा है, इसको एक जन क्रांति का रूप देना है। आने वाले समय में इसको जन क्रांति का रूप देना है, घर घर पहुंचाना है। और एक हमने दीप जलाया है मंगल की भावना के साथ, मंगल की कामना के साथ। तो ऐसे ही आप एक दीप जलाएं और धीरे धीरे, जैसे अभी दिवाली का वो समय आ रहा है, दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, एक दीप को जला लेते हैं
और घर पे 25 दीप होता है और धीरे 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 करके 25 दीप को जलाते हैं। तो ऐसे हमने एक दीप जलाया है मधुमेह मुक्त समाज होने के, और आज असंख्य टेस्टिमोनियल है। मेरे पास टेस्टिमोनियल की कमी नहीं है, असंख्य टेस्टिमोनियल है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ईएमआर के साथ हमें खाने पीने में कंट्रोल करना है, हमें वॉकिंग करना है, हमें ध्यान या ओम का उच्चारण करना है, समय पे सोना है, और 5वां हमें धूप में बैठना है 10 मिनट के लिए। अच्छा, डेली नहीं हम बैठ पाते तो कोई बात नहीं है, वीक में एक बार हम बैठेंगे। इतना हम करेंगे तो डायबिटीज से हम फ्री होंगे। डायबिटीज के लिए हमने अभी चीजों को देखते हुए एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है, जिसमें आता है क्लियर टॉक्स, कल्पविटा और ईएमआर। कल्पविटा को हमने इसलिए ऐड किया है कि हमने ये देखा कि धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और जब हमने सर्वे करना शुरू किया तो 10 में 8 लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होती है। और विटामिन बी 12 की कमी जो है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो सारा कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के जैसा होता है। जैसे डायबिटीज में क्या होता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, यहाँ पे दर्द होगा, थकान होता है, सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप हाँफने लगेंगे, आप 100-200 मीटर चलेंगे तो थकने लगेंगे। अब डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सारा विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, और 10 में 8 लोगों में विटामिन बी 12 की कमी है। ऐसी स्थिति में ईएमआर इतना प्रभावी रूप से काम नहीं करता है। तो शुरू के 3 महीने आप ईएमआर के साथ कल्पविटा को ऐड कर देते हैं तो परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं। 2 महीने में आपको परिणाम नहीं आ रहा है, आप वेट मत कीजिए, विटामिन डी का टेस्ट कराएं, रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें। आपको डायबिटीज से बाहर निकालने की जिम्मेवारी हमारी है, या आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको बाहर निकालना वो हमारी जिम्मेवारी है। उनका सतत हम मार्गदर्शन करेंगे, उनको निकालेंगे। तो आज आप देखेंगे कि करीब करीब 9 बज गया है और लोग जो है सो विश्राम और खाना पीना करना चाहते हैं। तो मुझे जो समझाना था डायबिटीज पे, आज जो समझाना नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे विमर्श करना। आज हम आपके साथ विमर्श करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमें डायबिटीज पे जो विमर्श करना था वो हमने विमर्श करने का एक प्रयास किया। मैं अपने होस्ट से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यहाँ से वो इसका संचालन करें। और पुनः आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज तो हमारे नरेंद्र जी भी जो योगा टीचर हैं, आज वो उपस्थित हैं। ऐसे लोग जब उपस्थित होते हैं तो हमारा मनोबल बहुत ही बढ़ जाता है और हमारे अभियान को गति मिलता है, हमारे अभियान को बल मिलता है। क्योंकि जो नरेंद्र जी हैं, ये रहने वाले तो हमारे जोधपुर के हैं, पर अभी भुज में हैं, और योगा टीचर के साथ साथ ये जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। तो आप देखें कि ये हर दिन सुबह में टाइम निकाल के लोगों को प्रेरित करते हैं। खुद बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ईश्वर की कृपा है, पर लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है। कहाँ, जबकि जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर, इनको कोई चीज की कमी नहीं है, प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। पर जीवन में वो चीज नहीं है। जीवन में जो मैंने बताया कि मंगल की भावना से हमने कितना दीपक जलाया, वो हमारी असली निधि है। हमारी निधि ये नहीं है कि हमारे पास कौन सा घर है, हमारे पास कौन सा गाड़ी है ना। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं, एक सनातनी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं ये मानता हूं कि मंगल का दीप, मंगल की भावना से, मंगल की कामना से हमने कितने दीपक को जलाया, वो हमारी असली पूंजी है। और इस बात को हमारे चौधरी साहब नरेंद्र जी भी इस बात को मानते हैं। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि हम सब लोग एक संकल्प लें कि कम से कम 100 लोगों तक इस अभियान को हमें लेके जाना है और हमें मधुमेह मुक्त जीवन जीने में लोगों को मदद करना है। अब मैं अपने जो भी हमारे होस्ट हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं जी कि सर। वो मंच का संचालन करें। फिर हम दूसरी बार जी कभी इस तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट, जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से आपको नमन करती हूँ सर। आज आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमें तो हमेशा कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलता है। जैसे कि आज मैंने एक नई चीज सीखी, सी पेप्टाइड टेस्ट, जो पेनक्रियाज के फंक्शन के टेस्ट होते हैं। ये आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। और आज आपके मार्गदर्शन से हमें ये भी मालूम हुआ कि हमारे शरीर के लिए शारीरिक श्रम कितना जरूरी है और खान पान कितना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टोटली दवाइयों पर ही निर्भर रहें, दवाइयां अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन हमारा शारीरिक श्रम भी और हमारा खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर हमारा है
तो हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम स्वस्थ रखें, क्योंकि सारे सुख शरीर के साथी हैं। जैसा कि सर ने बताया, पहला सुख ही निरोगी काया होता है, और उसी चीज पर अगर हम इग्नोर करेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, ना कि कोई और। सभी के मन में ये एक भ्रांतियां बैठ चुकी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, ऐसा लोगों की नजर में है। लेकिन आज सर ने इस बात को बिल्कुल क्लियरली सिद्ध किया है कि डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, डायबिटीज से फ्री हुआ जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक-एक चीज को सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि ईएमआर कहाँ पे और कैसे काम करता है, और उसमें कौन-कौन से पेड़-पौधे को उन्होंने डाल करके उस चीज को बनाया है, और ये बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो साथियों, आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को आज एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमें डायबिटीज मुक्त कैसे बना सकते हैं। और सर का ये मिशन है, तो सर का ही नहीं, ये हमारा भी मिशन है, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसको अपना मिशन समझ करके हम अपने देश को मधुमेह मुक्त बनाएं। और जो हमारे पास जानकारी नहीं है, वो सर के माध्यम से हमें समय-समय पर मिलती रहती है। तो मैं सर से एक बार फिर से आग्रह करती हूँ कि हमें इसी तरह से समय निकाल कर सर हमें मार्गदर्शन दें, हमें जानकारी दें। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, तो वो आपके माध्यम से हमें पता चलती हैं, और उसको हम फील्ड में आगे बढ़ाएँगे। तो आज यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी डायबिटीज को लेकर के। एक बार पुनः मैं आर.के. सिंह सर का धन्यवाद करती हूँ। वैसे धन्यवाद उनके लिए बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कीमती समय निकाल कर आज उन्होंने हमें दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है, हम सभी साथियों पर। तो मैं एक बार फिर से उनका नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, मिलते हैं कल्पा मिट सक्सेस एकेडमी के एक नए सेशन के साथ। आप सभी का धन्यवाद। सर, थैंक